जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लें, अदरवाइज हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। फजल अब्बास ज्वाइन कर रहे हैं। फजल, आप ज्वाइन कर चुके हैं? जी सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, क्या हाल है? आप कहाँ थे इतनी देर से? हेलो। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? हेलो, जी जी सर, क्या कह रहे हैं? हेलो। जी फजल, अभी बोलो, अभी आवाज़ आई। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आप इतनी देर से कहाँ थे? सर तबीयत थोड़ी सर, मैं बस टाइम से ही उठा हूँ। खैर करें। तबीयत कौन सी डिस्टर्ब है? जिस्मानी के सर नफ्सियाती यही, के नहीं नहीं रूहानी? सर, बुखार वगैरह भी है और थोड़ी सी बस ऐसे ही। चलें जी, हम डिस्कस कर रहे थे एग्जामिनर्स की ड्यूटीज ड्यूरिंग टेस्टिंग या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था? कुछ आप में से कुछ बताएगा, कुछ शेयर करेगा? कोई अपना इल्म शेयर नहीं करना चाह रहा? कोई दो बातें ही बता दें जो हमने डिस्कस की थी, कोई एक बात ही बता दें। सर एक तो हमने डिस्कस किया था कि एग्जामिनर को रेपो बिल्ड करना चाहिए वेरी गुड। और और उसको फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए अपने टेस्ट दौरान, मतलब उसको टाइम मैनेजमेंट की, इसको यस, टाइम मैनेजमेंट टाइम वाला। मैनेजमेंट वेरी गुड। और चीटिंग वगैरह पे कंट्रोल होना चाहिए, मतलब उसको टेस्ट अंडरस्टैंड करवाना बहुत चाहिए कि टेस्ट है क्या, किस बारे में है, उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए, उसको ब्रीफ करना चाहिए टेस्ट के बारे में। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके अलावा कुछ बताना चाहेंगे? कल काफ़ी है जी। टेस्ट चलें डायरेक्शन देनी चाहिए उसको। जी, टेस्ट डायरेक्शन जो हैं वो एज पर मैनुअल की तरह से होनी चाहिए। आपने उस पर अमल करना होता है, टेस्ट की डायरेक्शन पे अमल करें। तो आज हम जो पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम फिर जिस पे हमने रोक दी थी बात, और जो हम टेस्ट वाइजनेस की और चेंजिंग आंसर की बात कर रहे थे, तो जब आप टेस्ट ले रहे होते हैं, जो आपने टेस्ट कंडक्ट करना है, जो आपकी प्लानिंग में होता है, आपने बच्चों को बताया होता है, उसके दौरान ये सारी जो कंसिडरेशन हैं ये हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हमने रखनी होती हैं। अब आप अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो आप उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट कर रहे हैं, चाहे वो उनकी जॉब के लिए हो, उनको कहीं कहीं पे हायरिंग के लिए कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, या आप क्लिनिकल सेटअप में, काउंसलिंग सेटअप में असेसमेंट, पर्सनालिटी असेसमेंट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रहे हैं, तो उन सारी असेसमेंट्स में आप ऑन दी स्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं कि जी हम आपसे कोई टेस्ट लेना चाह रहे हैं, हम आपसे कुछ क्वेश्चनेयर फिल करवाना चाह रहे हैं, हम आपको कुछ स्टेटमेंट्स पे आपका रिस्पांस लेना चाह रहे हैं। तो किसी भी अंदाज से आप बात करते हुए फौरन से यकदम बगैर किसी प्लानिंग के आप टेस्ट शुरू कर सकते हैं। जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने एडमिनिस्टर करना है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब आप एबिलिटी टेस्टिंग करना चाहते हैं, जब आप अचीवमेंट टेस्टिंग करना चाहते हैं, या आप एप्टीट्यूड टेस्टिंग करना चाहते हैं, और ये तीन किस्म के टेस्ट पर्टिकुलरली, और
अगर ये सेटिंग, ये टेस्ट 3 किस्म के या इनमें से कोई एक टेस्ट आपने पर्टिकुलरली किसी एडमिशन के लिए, किसी प्रमोशन के लिए, किसी न्यू हायरिंग के लिए, या स्टूडेंट्स की एक सेमेस्टर या 1 ईयर से 2nd ईयर में प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहे हों, तो फिर आपको एथिकली अपने कैंडिडेट्स को, पार्टिसिपेंट्स को प्रेपरेशन का टाइम देना चाहिए। आप उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म करते हैं कि ये टेस्ट आपका कब लिया जाएगा, इसमें क्या क्या कुछ होगा या हो सकता है, किस तरह की जो है वो आपने प्रेपरेशन करनी है, ये सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, आप उसका आइडिया क्लियरली देते हैं ताकि उस अंदाज से उनकी प्रेपरेशन हो सके। ये रिसर्चेस ने ये बताया है, हमारी जो जितनी इसमें एकेडमिक अचीवमेंट के हवाले से स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये रिवील हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स को ये पता था कि पेपर या जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव होगा, उनके ऑब्जेक्टिव में स्कोर्स ज़्यादा आए। जिनको ये पता था कि पेपर सब्जेक्टिव होगा, उनके सब्जेक्टिव में स्कोर्स ज़्यादा आए। तो आपकी प्रेपरेशन, आप खुद स्टूडेंट हैं, आपको भी आइडिया होगा कि अगर आपको पता हो कि पेपर किस तरह से होगा और उसके जो रिस्पांस अल्टरनेटिव्स हैं वो किस तरह से होंगे, तो आपका मोड ऑफ प्रेपरेशन चेंज हो जाता है। वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपको पता हो कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। समटाइम्स पैटर्न पूछते पूछते स्टूडेंट्स जो हैं वो ये भी कोशिश करते हैं कि यही पता चल जाए कि उस पैटर्न में क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे। तो वहाँ तक तो जाहिर है हम भी नहीं बताते, और कभी एज ए साइकोलॉजिस्ट आप किसी को नहीं बताएंगे, तो आपको ये इन्फॉर्म उनको करना होता है। अब आपने इन्फॉर्म कर दिया, सारी प्रेपरेशन हो गई, या अगर हम अचीवमेंट टेस्टिंग और एबिलिटी टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी टेस्ट वाइजनेस सबसे पहले आपके उस टेस्ट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही होगी। जनरली हमने थोड़ा सा टेस्ट वाइजनेस की बात पिछले लेक्चर्स में भी एक दिन की थी कि आपकी जो आइटम्स, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो किस इंटेंशन से डेवलप किए गए हैं, किस इंटेंशन से डिवाइस किए गए हैं। अगर वो सेम इंटेंशन आपका पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंड कर लेता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट वाइजनेस। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो उसको उसी अंदाज से ले, वो टेस्ट वाइजनेस होगी। ये उसका फर्स्ट एस्पेक्ट होगा कि जो आपने कहना चाहा वो उसने उसी तरह से समझ लिया, उसमें कोई एम्बिग्युइटी क्रिएट नहीं हुई। और दूसरा एस्पेक्ट वाइजनेस का ये होगा कि उसको वो कोई किसी क्यू के थ्रू, किसी भी ऑब्जर्वेशन के क्यू के थ्रू, या अपनी सिक्स सेंस के क्यू के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन पे सही रिस्पांस दे। जिस हद तक कोशिश करके वो मुमकिन हद तक सही रिस्पांस दे सकता है वो दे सके, दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट वाइजनेस। हमने लास्ट टाइम भी जब टेस्ट वाइजनेस की बात की थी तो ये डिस्कस किया था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसे होंगे कि समटाइम्स वो कहते हैं कि जी हम इतनी अच्छी प्रेपरेशन नहीं करते लेकिन हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, हम बस आखिरी रात पढ़ते हैं, हमें बस पेपर अटेम्प्ट करना आता है। ये जो पेपर अटेम्प्ट करना आना है, दैट इज एक्चुअली टेस्ट वाइजनेस। आपको टेक्निक्स आती हैं, सब्जेक्टिव पेपर आप कर रहे हैं तो उसके आंसर को आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है, वो एक टेक्निक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप किस तरह से, जो उसमें क्यूज आपके लिए हो सकते हैं सही आंसर चूज करने के लिए, आप कितना वाइजली उस क्यू को आइडेंटिफाई करके एग्जैक्ट करेक्ट आंसर या मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है उसको टिक कर देते हैं। टेस्ट वाइजनेस में आपको ये आपकी प्रैक्टिस जो है वो भी इन्वॉल्व होती है कि आप टेस्ट कंडक्शन में किस तरह कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी दफ़ा आपने जो है वो टेस्ट दिए हुए हैं, तो आपको जो है वो एक्सपीरियंस आपका वो आपकी उस वाइजनेस में इजाफा करता है।
अगर आपकी जो आइटम्स हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें हम जैसे क्यू की बात कर रहे हैं, तो कुछ आइटम्स आप अगर खुद से भी पेपर कर रहे हो तो आप ये ज़रूर सोचते हैं कि एक आइटम में अगर ये बात की गई है स्टेटमेंट में और उसके जो रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव्स हैं ABCD, अगर 4 अल्टरनेटिव्स उसके हों जिसमें से एक ज़ाहिर है करेक्ट होगा, तो आप उसमें जो बहुत ब्रॉड एरिया को कवर कर रही होगी जो आंसर, और जो बहुत नैरो होगा, उन दोनों को आप बड़ा इजीली उसमें से जो है वो डिस्कार्ड कर सकते हैं कॉग्निटिवली कि जी ये तो नहीं ऑप्शन हो सकती, ये तो इसका आंसर नहीं हो, ये इतना ब्रॉड आंसर इस स्टेटमेंट का नहीं हो सकता, या इतना नैरो भी नहीं हो सकता, या इस हद तक जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। आपको किसी ना किसी तरह से कोई भी क्यू जो उसकी ऑप्शंस में से मिलता है, वो स्टेटमेंट की वर्डिंग में से भी कोई क्यू हो सकता है, वो आपको जो है वो उसमें फ़ायदा देता है। और वो सबसे ज़्यादा क्यूज़ हमें जो हैं ये MCQs टेस्ट में मिलते हैं, और उसी में उसकी जो है वो रिसर्चेस भी शो करती हैं। फिर आपकी जो जेंडर है वो अफेक्ट कर रही होती है टेस्ट वाइजनेस को। उसमें अमूमन हम ये कहते हैं कि गर्ल्स या फीमेल्स वो मेहनत ज़्यादा करती हैं, वो ज़्यादा पढ़ती हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन टेस्ट वाइजनेस का जो एस्पेक्ट है ये अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस बॉयज़ में ज़्यादा देखा गया है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो सोशल एक्सपीरियंस है, जो नॉर्मली जो उनकी इंटरेक्शन होता है ज़्यादा पर्सनस के साथ सोसाइटी में, उसकी वजह से उस पर इफेक्ट आता है। तो उनकी जो टेस्ट वाइजनेस है वो एज कंपेयर टू अदर जेंडर ज़्यादा होती है। आपकी टेस्ट वाइजनेस में ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपने उस टेस्ट को कितने अच्छे से पढ़ा है, उस टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस को कितने अच्छे से पढ़ा है। कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शंस में इस तरह से बताई जाती हैं बाज़ औक़ात के वो आपको ये हेल्प आउट कर रही होती है कि आप टेस्ट को कितना अच्छे से करेंगे। तो ये जो हम अपनी ड्यूटीज़ में बात करते हैं कि जी हमने इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियरली बतानी है, और इंस्ट्रक्शंस में अगर कुछ भी कमी पेशी हो जाती है तो उसका ना सिर्फ हमारे टेस्ट रिजल्ट्स पे, हमारी स्कोरिंग पे और हमारी इंटरप्रिटेशन पे इफेक्ट आता है, बल्कि आपके पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आता है। देन हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अगर अपने आंसर्स, अगेन ये बात उसी आपकी जो टेस्ट होंगे अचीवमेंट के, एबिलिटी टेस्ट होंगे, या आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, उन्हीं के हवाले से जब वो हायरिंग और प्रमोशन और एडमिशन के पर्सपेक्टिव भी इनको कंसीडर किया जा रहा होगा, तो आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आंसर्स को चेंज करने की कोशिश भी करते हैं। ये पूछा भी जाता है कि जी हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये इस तरह की प्रैक्टिस चीटिंग की वजह से या किसी अनएथिकल प्रैक्टिस की अंडर जो है वो हो रही होगी, तो आप उसको प्रोहिबिट कर देते हैं। आप उसमें बाकायदा इंस्ट्रक्शंस में भी लिख देते हैं कि कटिंग एंड ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। आप उसमें जो है वो उनको वर्बली भी बता सकते हैं। तो ये सिचुएशन अगर नॉर्मल रूटीन में, अगर वो उसमें चीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई और अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं है, और उसको चेंज करने में कोई आपके ख्याल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर हम कैंडिडेट्स को अलाउ कर देते हैं कि आप अगर चेंज करना चाहें तो अपना आंसर चेंज कर लेते हैं। और रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो टेस्ट जब आप कर रहे होते हैं तो टेस्ट वाइजनेस का भी एक एलिमेंट इस पे इफेक्ट कर रहा होता है कि आपको बाय द एंड जब आप आखिर तक पहुंचते हैं टेस्ट करते करते, तो आपको आइडिया हो जाता है कि फलां जगह पे मैंने गलत रिस्पॉन्स किया था, क्योंकि आइटम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आपके उस पैटर्न सिलेबस में से आ रही होती हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स अगेन जो है वो बन रहे होते हैं, और आप किसी आइटम पे जाके ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर इसका ये सही आंसर है तो फलां का ये सही आंसर नहीं हो सकता। तो आप रीथिंक करते हैं, और ये स्टडीज़ बताती हैं कि जो रीथिंक करने के बाद आप उसमें कटिंग करके उसको आंसर को चेंज करते हैं वो ज़्यादातर ठीक होता है, यानी वो उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। ये नहीं होगा कि आप सही ऑप्शन को अब क्रॉस करके आप दोबारा गलत को टिक कर देंगे, बल्कि आप गलत को रेज करके उसको करेक्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि ज़्यादा चांसेस इसी के होते हैं। अगर आपको चीटिंग का या अनएथिकल प्रैक्टिसेस का उसमें
डाउट है तो फिर हम उसमें उनको ये आंसर चेंज करने की बिल्कुल परमिशन नहीं देते। कैंडिडेट्स जो हैं आपके पार्टिसिपेंट्स वो गेस भी करते हैं, जाहिर है सारा टेस्ट जो है वो सबको ही नहीं आता होगा, ये हमारी असम्पशन होती है कि अगर टेस्ट की हर आइटम सारे ही कैंडिडेट्स को आती होंगी तो जाहिर है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हमें वो टेस्ट नहीं दे रहा। तो जो जिन जिन आंसर्स पे आपके पार्टिसिपेंट्स को कैंडिडेट्स को डाउट होगा वो उसके लिए करेक्ट आंसर का उनको नहीं पता होगा या उनको कोई क्यू भी नहीं मिल रहा, तो अब जाहिर है वो उस पर गेस करेंगे। वो जो है वो सोचे समझे बगैर भी जो है वो टिक कर सकते हैं। जैसे एक प्रैक्टिस होती है कि जी पेंसिल उठाएंगे और पेंसिल फेंकेंगे, जहाँ जाके गिर जाएगी वहाँ टिक कर देंगे वो पेंसिल, चाहे क्वेश्चन या स्टेटमेंट के ऊपर गिर जाए तो स्टेटमेंट को टिक कर देंगे हम, और रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव्स को नहीं देखेंगे। तो जो भी आपने जो गेस करना है उसका कोई ना कोई बेसिस होती है, ऐसे नहीं कि आप पेंसिल फेंकेंगे और जहाँ गिर जाएगी वहाँ पे आप टिक कर देंगे। तो अगर आप बगैर सोचे समझे करते हैं तो वो गेस नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप जो है वो कोशिश करते हैं सोचने की, तो कैंडिडेट्स जो ज़्यादातर गेस कर रहे होते हैं या जिसके ज़्यादा प्रपोर्शन देखा गया है वो ट्रू फॉल्स की आइटम्स पे देखा गया है। ट्रू फॉल्स में उनके जो रिजल्ट्स हैं गेसिंग के वो ज़्यादा इन्फ्लेटेड जो है वो स्टडीज़ ने बताया है कि वो होते हैं। अब चूँकि मल्टीपल चॉइस टेस्ट में आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं, 4 ऑप्शंस हैं, वहाँ पे टेस्ट वाइजनेस बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। अगर आपको क्यूज नहीं कोई मिल रहे या आप जो है वो किसी सही पॉइंट पे नहीं पहुँच रहे, तो अब जाहिर है वो गेस जो आपने करना है वो 3 या 4 पे भी अगर आपको करेक्ट का बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं हो रहा, कोई क्लू भी नहीं किसी किस्म का मिल रहा, तो जाहिर है फिर आपके पास 4 ऑप्शंस इकट्ठी हैं जिनके गिर्द आप घूमेंगे, उसमें से गेस करेंगे। तो वो आपके हर आंसर के लिए जो प्रोपोर्शन आया वो 25% आया ना, 25% ये हो सकती है, 25% ये हो। जब आपके पास है ही ट्रू फॉल्स ऑप्शंस ही 2 हैं तो इसका मतलब आप कोई भी उसमें से टिक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 50% होगी। वो जो 25% थी वो अब यहाँ पे 50% होगी, क्योंकि ऑप्शंस थोड़ी हैं, सिर्फ 2 हैं। उसमें गेस करने वाले जो हैं उनकी स्कोर्स वो नॉर्मली ज़्यादा उसमें जो है वो लेते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे लिए ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेटिव होते हैं, उसमें गेसिंग के चांसेस कम होते हैं, उसमें जो टेस्ट वाइजनेस लोगों की पार्टिसिपेंट्स की अगर वो हो तो इसका मतलब है कि उनमें जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो भी बेहतर हैं, और ऑन द अदर हैंड अगर उससे हटके वाइजनेस से हटके उनकी प्रेपरेशन अच्छी है और वो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज उनके पास सब्जेक्ट का है, तो फिर एमसीक्यूज में हमें बिल्कुल एक सही पिक्चर उनके स्टेटस की मिल जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर्स। अगर आप ट्रू फॉल्स में वो कर रहे हैं तो वहाँ पे हम गेसिंग को जो है वो एलिमिनेट करने या उसके इफेक्ट को उसमें से निकालने पे जो है वो हमें डाउट होंगे। आपके जो रिस्क टेकर्स कैंडिडेट्स होते हैं नॉर्मली वो भी अमूमन उनकी गेस करने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, वो कम गैस करते हैं। और स्पेशली जब आप ये बता दें कि जी हम आप अगर गलत आंसर को टिक करेंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे या आपको कोई भी उसकी पेनल्टी जो है वो डाली जाएगी, तो उसमें भी आपको जो है वो गैसिंग कंट्रोल हो जाती है। आपने ये देखा होगा कि कुछ जगहों पे टेस्ट जो कंडक्ट किए जाते हैं तो वहाँ पे कैंडिडेट्स पूछते हैं जी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी। वो जो नेगेटिव मार्किंग है वो बेसिकली उस गेस करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम करने के लिए होता है कि अगर आपके कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेंट्स को करेक्ट आंसर का पता है तो वो जो है वो टिक करें, अगर उनको नहीं पता तो उसको फिर खाली छोड़ दें, गैस ना करें। अगर वो गैस करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि उनके स्कोर्स ज़्यादा आ जाए, लेकिन चूंकि वो उनकी एक्चुअल अचीवमेंट या एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्चुअल एबिलिटी नहीं होगी, वो गैसिंग से आया हुआ इन्फ्लेटेड स्कोर होगा, तो हमें एक्चुअल जो उनके डिफरेंसेस है वो फिर सही से पता नहीं चल सकेंगे। जिसका गैस ज़्यादा चल गया वो ज़्यादा मार्क्स ले लेगा। तो हमें ट्रू रिस्पॉन्सेज और ट्रू डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो वो जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं
नेगेटिव मार्किंग की, वो अगर पार्टिसिपेंट्स को हम बता देते हैं कि इस तरह से नेगेटिव मार्किंग हो सकती है या ये पेनल्टी आपको जो है वो डाली जा सकती है, तो फिर उसमें आपको जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। अब जी हमने ड्यूटीज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टेस्ट कंडक्ट करने वाले की, साइकोलॉजिस्ट की, बिफोर टेस्टिंग डिस्कस की, ड्यूरिंग टेस्टिंग डिस्कस की। अब हम टेस्ट खत्म हो गया, हमने टेस्ट कंडक्ट कर लिया, तो अब आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले अपना मटेरियल कलेक्ट करना है और सारे मटेरियल को सिक्योर करना है। आप अगर जाहिर है क्लिनिकल सेटअप में हैं, काउंसलिंग सेटअप में हैं, एक ही क्लाइंट आपके पास सामने बैठा हुआ है, तो जाहिर है जो भी वो टेस्ट करेगा, जो भी आपको फिल करके देगा, वो आप लेके रख लेंगे या वो सामने आपके टेबल पे पड़ा होगा। वो सेशन के बाद, टेस्ट खत्म होने के बाद उठ के चला जाएगा। तो वो यहाँ पे हमें कोई खास उसमें एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करना पड़ता, कोई खास जो है वो तवज्जो हमें नहीं देनी पड़ती कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। रूटीन में वो टेस्ट करेगा, उसके बाद आपने अगर कुछ इनटेक इंटरव्यू करना है, क्लिनिकल इंटरव्यू करना है, वो करेंगे, वो चला जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रुप सेटिंग में कर रहे हैं तो फिर आपको ये अंडर कंसीडरेशन रखना होता है कि हमने जो है वो पूरी तवज्जो के साथ जितना टेस्ट मटेरियल है वो हमने कलेक्ट बैक करना है। आपके पार्टिसिपेंट्स के पास जो जो चीज़ें हैं, जो आपने उनको मटेरियल दिया है, पेंसिल दी थी आपने उनको, रेजर दी थी आपने उनको, कोई और हेल्पिंग कोई स्केल दिया था, वो आप अगर उनको ये कहें कि जी ये 10 रुपए की चीज़, 20 रुपए की चीज़ अगर मिस भी हो जाएगी तो आपके लिए हो सकता है वो काबिल बर्दाश्त हो। अगर वो 40-50 कैंडिडेट्स के पास हैं और आप किसी से भी नहीं लेते तो वो शायद कोई इतना अफोर्ड ना कर सके। और इन मटेरियल चीज़ों से बढ़ के जब आपकी बुकलेट्स उनके पास हैं, क्वेश्चनर्स उनके पास हैं, आंसर शीट्स उनके पास है, कोई और हेल्पिंग मटेरियल जो कि आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या टेस्ट से रिलेटेड है, वहाँ पे आके बात सिर्फ पैसे की या सिर्फ जो है वो फाइनेंसिस की नहीं रह जाती, बल्कि वहाँ पे आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने वो जो मटेरियल जो आम पब्लिक के पास नहीं होना चाहिए उसको आपने कलेक्ट बैक करना है पूरी अटेंशन के साथ कि उसमें कोई भी चीज़ कम ना हो। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास वो बुकलेट है, जिस बुकलेट से आपके वो जो है वो पिक्चर्स देख रहे थे, वो नॉन वर्बल टेस्ट उसमें मौजूद था, उसमें कोई और स्टेटमेंट्स थी, उनके पास आंसर शीट है। तो अगर वो आंसर शीट दे दें, जाहिर है उनका रिजल्ट आंसर शीट पे ही डिपेंड कर रहा होगा, और वो बुकलेट वापस ना करें, आप लेना भूल जाएं या वो वापस करना भूल जाएं या जानबूझ के वापस ना करें, तो वो जो एक बुकलेट आज आउट हो जाएगी, उसके बाद वो टेस्ट वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बुकलेट कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है, किस किस ने उसको पढ़ लिया है, किस किस तक वो आइटम्स लीक हो चुकी हैं। तो अब वो टेस्ट आपके लिए बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, जो इतनी मेहनत से आपने डेवलप किया हुआ है। तो आप जो है वो जितने हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ टेस्ट होते हैं, जो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन हैं, हमारे इंटरनली पाकिस्तान में कुछ जॉब्स के लिए आप टेस्ट देने जाते हैं, आप फोर्सेस में कुछ टेस्ट देने के लिए जाते हैं, तो बाकायदा ये कहा जाता है कि जी आपने बुकलेट्स के ऊपर कुछ नहीं लिखना, आपने अपना नाम, रोल नंबर बुकलेट्स पे नहीं लिखना, आपने अपना आइडेंटिटी नंबर बुकलेट्स पे नहीं लिखना, इसलिए कि वो बुकलेट्स बाद में भी उन्होंने यूज़ करनी होती हैं, और वो जो है वो रैंडमली चेंज कर करके वो डिफरेंट ग्रुप्स पे डिफरेंट टेस्ट को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो आंसर शीट्स पे वो रिस्पॉन्सेज लेते हैं। तो ये सारे जो टेस्टिंग रिलेटेड मटेरियल है उसको आपने वापस लेना है और सिक्योर आपने उसको जो है वो दोबारा से प्लेस करना है जहाँ पे आम पब्लिक की उस तक एक्सेस ना हो सके। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट करें, एंड पे उनको थैंक यू कहें। उनका जो अगर वो छोटे बच्चे हैं, पर्टिकुलरली प्री स्कूल के बच्चे हैं या अभी स्कूल गोइंग नहीं हैं, तो छोटे बच्चों के लिए पर्टिकुलरली रिवॉर्ड जरूर होना चाहिए। आप चाहे उनको एक चॉकलेट, एक टॉफ़ी, एक कैंडी, छोटी सी एक चीज़ जो है वो एक
इकोनॉमिकल सी कोई भी चीज़ जो है वो आप उनको रिवार्ड के तौर पे दे तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, एक गुड जेस्चर होता है आपकी तरफ से। और अगर जो है वो एडल्ट है तो उनके लिए अप्रिसिएशन, उनके लिए थैंक यू कहना जो है वो उनके लिए बड़ा मोटिवेटिंग होता है कि नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ वो मिलके इंटरेक्शन करके अच्छा महसूस करेंगे, आपकी रेपो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। तो एक अच्छे अंदाज से हम उनको जो है वो डिपार्चर का उस अंदाज में करते हैं। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, अगर वो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो ये आप अलाउ करते हैं। पर्टिकुलरली ग्रुप टेस्टिंग में ये लाजमी किया जाता है कि आप उनसे कहते हैं कि इस टेस्ट के हवाले से या कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर ये काम नहीं करते तो कुछ लोगों की कुछ क्यूरीज हो सकती हैं जो कि ओवरऑल टेस्टिंग के प्रोसीजर को इफेक्ट कर सकती हैं नेक्स्ट टाइम के। जी ये लोग तो अपना काम करवाते हैं, एक बात कोई करते हैं, उसके बाद जो है वो हमारी बात सुनना तक दोबारा नहीं करते। अगर कोई अपनी ज़रूरत के तहत टेस्टिंग में आया था, टेस्ट उस पर आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो जॉब के लिए आया है या एडमिशन के लिए आया है, तो शायद आप उसको ये मौका ना दें तो वो उसको बुरा महसूस ना करे। लेकिन जब आप अपनी किसी काम के लिए पार्टिसिपेंट्स के पास गए हैं, आप अपना टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए आपको डाटा चाहिए, या आप रिसर्च के लिए आप कोई टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, उस पर आपने उनके रिस्पॉन्सेज लिए हैं पार्टिसिपेंट्स के, तो आप अगर उनको आखिर में क्वेश्चंस पूछने का मौका नहीं देते तो वो ये सोचेंगे कि आपने उनको कोई अहमियत नहीं दी। अगर उनके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, वो ड्यूरिंग द टेस्ट कुछ सोच रहे थे तो वो आपसे डिस्कस करें, शेयर करें। उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी वो आपसे शेयर करें। वो उस टेस्ट की नेचर, उसके रिजल्ट्स के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आपसे शेयर कर सकते हैं। तो सबका आपने आंसर करना होता है और विद इन द लिमिट्स। जो चीज़ नहीं बताई जा सकती या नहीं बताई जा सकती आम लोगों को उस टेस्ट से रिलेटेड या उसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, उसको साइड पे रखते हुए बाकी सारी इंफॉर्मेशन फिर आप उनके साथ शेयर करते हैं। आपके रिजल्ट्स जो हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, उनका मकसद क्या है, वो आप ज़रूर उनको इन्फॉर्म करते हैं। आप जो है ये रिजल्ट्स आपकी प्रमोशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, ये रिजल्ट्स की बेसिस पे आपको एडमिशन ऑफर किया जाएगा, इनकी बेसिस पे आपको पास या फेल किया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आप अपने पार्टिसिपेंट्स को देते हैं और आप ये भी बताते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये किसको जो है वो बताए जाएंगे। आपके पार्टिसिपेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट्स किस किस से शेयर किए जाएंगे उनके अलावा। जैसे बच्चे हैं, बच्चों के जो असेसमेंट है उसमें जो बच्चे को रेफर जिसने किया है या बच्चे को लेके आया है उसको जाहिर है आप उसके रिजल्ट्स उसके साथ शेयर करते हैं, उसकी असेसमेंट फाइंडिंग्स। अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के साथ, टीचर्स ने रेफर किया है तो टीचर के साथ। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए कि आप ये रिजल्ट्स उनके साथ शेयर करेंगे। आप जो है वो बाकी जो आपके एम्प्लॉइज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी तरफ रेफर किए हैं तो उनको भी आपने बताना होता है और आपने ये भी ख्याल करना होता है कि ये रिजल्ट्स किसको बताए जा सकते हैं। आपको एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए प्रोफेशनल साइकोमेट्रिशियन पता होना चाहिए। हम जो है वो इसकी एथिकल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसमें भी ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि आपने रिजल्ट्स, अपनी फाइंडिंग्स टेस्ट की किस किस को बतानी है, ये आपको टेक्निकली पता होना चाहिए। आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे अगर आपके क्लाइंट्स जो है आपके पार्टिसिपेंट्स, सब्जेक्ट्स, रिस्पोंडेंट्स छोटे बच्चे हैं। अगर कोई एडल्ट है, आप 25 ईयर के 30 ईयर के क्लाइंट को डील कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स आके आपसे पूछे कि जी हमें पता चला है कि हमारा बेटा आपके पास आता है इलाज के लिए, तो हमें ज़रा बताएं उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो आप उन पेरेंट्स को कभी कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी। आप छोटे बच्चों की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को देते हैं, आप इंडिपेंडेंट एडल्ट्स की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को नहीं देते। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से अपने एम्प्लॉइज को आपकी तरफ रेफर नहीं किया तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन की किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन को आप उनके एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि वो उसका बॉस है या वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। अगर उन्होंने रेफर किया है तो हम उनके रिजल्ट उनके साथ शेयर करेंगे क्योंकि उन्होंने
खुद हमें जो है वो रेफर किया था। तो अब हमने शेयर असल में वो रिजल्ट उन्हीं के साथ करने हैं, क्लाइंट के साथ नहीं करने। उसमें बाकायदा लीगल एग्रीमेंट साइन होते हैं कि आप उनकी टेस्टिंग करेंगे, उस पर कोई और लीगल प्रॉब्लम इश्यूज ना आए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपने पर्टिकुलरली ग्रुप टेस्ट में जो आपका मटेरियल है वो ख्याल से कलेक्ट करना है, इस एहतियात से कि आपका जो टेस्टिंग रिलेटेड मटेरियल है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिलेटेड मटेरियल, वो मिस ना हो जाए। आपके लिए पेंसिल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेजर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्केल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो मटेरियल जिसका हमने खास तौर पे ख्याल रखना है, टेस्टिंग मटेरियल होगा, जो आपकी बुकलेट्स हैं, आपके आंसर शीट्स हैं, आपके लिए कोई एग्जांपल्स के कार्ड्स हैं, कोई और कार्ड्स जो पिक्चर्स जो आपने उनको दी थी जिसके ऊपर वो कुछ काम कर रहे थे, वो बाकायदा आपने काउंट करके उनसे वापस लेनी है। आपकी जो आंसर शीट्स और बुकलेट्स का आप कलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा वेरीफाई करें, काउंट करें कि वे पूरी हैं, तादाद में पूरी हैं, और रैंडमली उनके पेजेस चेक कर लें। ऐसा ना हो कि सॉरी, ऐसा ना हो कि किसी बुकलेट में से आपके किसी पार्टिसिपेंट ने कोई पेज फाड़ लिया हो। तो आप जो है वो रैंडमली कुछ बुकलेट्स को साथ साथ चेक भी जरूर करते हैं। आंसर शीट्स को आप अरेंज कर लें फॉर द पर्पस ऑफ स्कोरिंग, कि आप उसको जो है वो किसी ऑर्डर में आप अगर उनके रोल नंबर है कैंडिडेट्स के, उनके कोई और आइडेंटिटी नंबर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप उनको एक तरतीब से ऑर्डर में रख लें, या आपकी स्कोरिंग जिस अंदाज से होनी है और जिस तरह से आपने उनको स्कोरिंग के पैटर्न पे अरेंज करना है, वो आप उनको फ़ौरन से अरेंज कर लें ताकि वो स्कोरिंग के लिए आपका मटेरियल प्रिपेयर हो जाए। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको डिस्पर्स करना है फिर आपने अप्रोप्रिएटली। अब आप जाहिर है जो ग्रुप टेस्टिंग जब आप कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो टेस्ट अपना आपने लिया सॉरी, आपने टेस्ट लिया और आप चुप करके उठ के चले जाएंगे। अब उनको जो पार्टिसिपेंट आपके 30-40 बैठे हैं उनको आपने कुछ नहीं बताया कि अब आपने क्या करना है, उनको ये भी ना पता हो कि अब हमने बैठे रहना है कि चले जाना है। तो आप बाकायदा उनको जो जब आखिर में डीब्रीफ करते हैं, आप थैंक यू कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर आप उनको नेक्स्ट प्लान भी बताते हैं। अगर आपने एक टेस्ट कंडक्ट कर लिया उसके बाद दूसरा टेस्ट भी है तो फिर आप बताएंगे कि इतनी देर के बाद आप दोबारा आ सकते हैं, अब आप इंजॉय करने के लिए ब्रेक के लिए बाहर जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते। अगर उसके बाद कोई और टेस्ट नहीं करना तो फिर आप उनको बताएंगे कि अब आपने कहाँ जाना है। वो एम्प्लॉइज़ हैं तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले बात हुई है कि इनको वापस काम पे भेजना है, तो आप उनको ग्रुप्स की फॉर्म में, ताकि बाहर शोर ना हो, कोई मसला ना हो, अगर स्टूडेंट्स हैं फिर भी आप उनको ग्रुप्स की फॉर्म में क्यू बना के जिस तरह से भी मुनासिब है अप्रोप्रिएटली उनको डिस्पर्स करना है, और जहां उन्होंने पहुंचना है वो आपने गाइड करना है कि अब आप इस तरफ चले जाइए। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने कंसर्न्ड लोगों को जो है वो डिसमिनेट करनी है, जो अथॉरिटीज़ जिन्होंने उनको आपकी तरफ रेफ़र किया था, या पेरेंट्स जिन्होंने उसको उस बच्चे को आपकी तरफ रेफ़र किया था, उस तक आपने जो है वो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करनी है, और इसके अलावा किसी को वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी। तो ये कुछ हमारे टेकिंग द टेस्ट में कुछ जो चीज़ें हमारी डिस्कस करने वाली थी, और आफ्टर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये आज हमने ख़त्म कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अडेप्टिव टेस्टिंग करेंगे। तो अडेप्टिव टेस्टिंग के बाद स्कोरिंग का पोर्शन हमारा सिर्फ रह जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि अडेप्टिव टेस्टिंग और स्कोरिंग दोनों जो हैं वो एक क्लास में हो जाएं, अदरवाइज हम जो है वो उसके लिए 2 क्लासेस कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन जी? सर आप क्या हमारे साथ ये स्लाइड शेयर कर सकते हैं? बहुत शेयर करता हूँ, बगैर स्लाइड शेयर के मैंने पढ़ाया कभी? नहीं सर, मेरा मतलब है कि आप हमें ये स्लाइड्स दे सकते हैं। मैं स्लाइड्स नहीं दे सकता सर क्यों?
क्यों का जवाब ही नहीं दे सकता। और कुछ, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हैंडआउट्स तो आपके पास हैं सारे, तो या मैं व्हाट्सएप कर दूंगा या GR की ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दें, उस पर वो आपको। और कुछ ओके सर, थैंक यू। जी, और कुछ